नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट, लास्ट क्लासेस में हमने आनुवांशिकता और पर्यावरण के प्रभाव में प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व कर चुके थे, जिसमें हमने 11 प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज की क्लास को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसमें हम 12वें क्वेश्चन से प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए, आपसे 12वें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा गया है 12वें में कि आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता यानी कि वो अनडिसिप्लिन शो करता है, यानी अनुशासनहीनता प्रदर्शित करता है। तो आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। यानी मान लीजिए कि आपकी क्लास का कोई बच्चा है जो डिसिप्लिन में नहीं रहता, अर्थात वो अनडिसिप्लिन शो करता है। तो ऐसे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है, इसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसको सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। ऑप्शन सेकंड है, छात्र को रोज पीटेंगे जब तक वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता है। ऑप्शन थर्ड है, स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। और ऑप्शन फोर्थ है कि इसके इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। तो कहने का मतलब देखिए कि अगर आपकी कक्षा में कोई बच्चा है जो अनुशासनहीनता का गुण प्रदर्शित करते हैं, मतलब वो डिसिप्लिन में नहीं रहता है, तो इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व किस तरीके से करना है। तो मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो सेकंड ऑप्शन है, छात्र को रोज पीटेंगे जब तक वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता। देखिए, आप छात्र को नहीं पीट सकते, यानी पीटने पर आपको आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग आप पर जुर्माना लग सकता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक अलग स्पेशल वीडियो में आरटीई एक्ट 2009 और एनसीएफ 2005 के बारे में बातचीत करूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि एज अ टीचर्स आपके क्या रोल्स है और आपको किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंतर्गत अपने वर्क करने होते हैं। तो उससे क्लियर हो जाएंगे। बट यहाँ पर मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूं को आप किसी भी बच्चे को नहीं पीट सकते। अगर आपने किसी बच्चे को पीट दिया और वो बच्चा जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए आप आरटीई एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग किसी भी बच्चे को नहीं पीट सकते, यहाँ तक कि आप उस बच्चे को मेंटली डरा भी नहीं सकते मानसिक रूप से। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नेगेटिव होता है। इस क्वेश्चन का ये आंसर कभी नहीं हो सकता। स्कूल से उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। देखिए, आप बच्चे को स्कूल से नाम भी नहीं कटवा सकते, क्योंकि उससे क्या होता है कि बच्चे का डेवलपमेंट रुक जाएगा। ठीक है, और बच्चा मिच्योर नहीं है, बट आप मिच्योर है, तो आपको कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा। तो उसके इलाज के लिए उसे अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। यानी कि अगर वो मेंटली प्रॉब्लम है, तो वो तो बात की बात है कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी अभी नहीं हो सकता। उसके वंशानुक्रम और वातावरण का पता लगाकर, हो सकता है कि उसकी हेरिडिटी में भी कुछ ऐसे ही गुण हैं, या हो सकता है कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट ऐसे हैं जो उस बच्चे के डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे हैं। तो एज अ टीचर आपको इसका पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करना होगा। जब बहुत स्टेजेस ऐसे आ जाएंगे, जब आप काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि इस बच्चे को किस तरीके से मैं सही मार्ग दिखाऊं, बट ये बच्चा नहीं मान पा रहा, तो उस बच्चे को आप बाल सुधार गृह में भेज सकते हैं। जब हम समावेशी शिक्षा को पढ़ेंगे, तब मैं आपको क्लियर करूंगा। समावेशी शिक्षा में एक टॉपिक आता है विशिष्ट बालक, जिसमें अलग अलग तरीके के बालक होते हैं। तो मैं उस क्लास में डिस्कशंस करूंगा कि ऐसे बच्चे अगर बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं, जो काफ़ी लंबे समय से आप उसको 6 महीने से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो बच्चा किसी भी तरीके से नहीं मान रहा है, तो उस बच्चे के लिए क्या उपाय है। तो वो बाल सुधार गृह में जा सकता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको उस बच्चे के आपके अंदर पेशेंस रखना होगा और उस बच्चे को समझाना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 3 ऑप्शन इसके रॉन्ग है। इसका मतलब राइट आंसर इसका फर्स्ट है कि उसके वंशानुक्रम और वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में आप मार्गदर्शन करेंगे। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे जा रहे हैं। तो 13 क्वेश्चन देखिए, बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायित्व तत्व है। यानी कि आप के लिए एक बालक क्या है, उसकी क्षमता यानी कि उसके अंदर किस प्रकार की एबिलिटी है, और उसका जो प्रॉपर डेवलपमेंट है वो क्यों नहीं हो रहा है। ये जितने भी प्रश्न हैं, इसके लिए कौन से फैक्टर उत्तरदायित्व हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट ये बोल रहे हैं वंशानुक्रम, और ऑप्शन सेकंड ये बोल रहे हैं वातावरण। तो देखिए, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन ए फर्स्ट है वो है केवल ए। तो केवल ए तो नहीं हो सकता, आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। केवल बी यानी कि थर्ड भी नहीं हो सकता। और मैंने आपको बता रखा है, जो केवल शब्द होते हैं ये बहुत ही संकुचित शब्द होते हैं और ज़्यादातर ये नेगेटिव डिफाइन करते हैं। मतलब आप केवल शब्द को अगर देखते हैं
तो कहीं ना कहीं वो आंसर कभी होता ही नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे कि केवल वाले शब्द अगर कभी आपको दिखे तो ये बहुत ही संकुचित अर्थ रखते हैं, और आप एज अ टीचर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं और आप जानते हैं कि डेवलपमेंट एक व्यापक शब्द होता है, तो कहीं ना कहीं केवल वाले जो वर्ड होते हैं, ऑप्शन अगर कहीं पर आपको केवल दिखे तो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो इसको आप इजीली डिफाइन कर सकते हो। तो केवल ए नहीं हो सकता, मतलब आप सिर्फ वंशानुक्रम से उसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते। केवल बी यानी कि सिर्फ वातावरण से भी आप नहीं कर सकते। ऑप्शन सेकंड है ए एवं बी दोनों, और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए आप टॉपिक पढ़ चुके हैं कि उसके लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही उपयुक्त हैं। जब दोनों होंगे तभी उस बच्चे का डेवलपमेंट हो पाएगा। जब इनमें से कोई भी एक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उस बच्चे का डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, ए व बी दोनों, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही जरूरी है। बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है और उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार है उसके वंशानुक्रम एवं उसका वातावरण। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, क्वेश्चन का लेवल किस तरीके का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 14th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछे जा रहे हैं। तो 14th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक है, मतलब आप केवीएस के विद्यालय में शिक्षक है, एज अ टीचर हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र अफजल हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, ठीक, तथा एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। मतलब देखिए, आपकी कक्षा का एक बच्चा है, जब आप केवीएस में होते हैं तो आपके पास दूर दूर से बच्चे आएंगे। तो एज अ टीचर जब आप केवीएस में टीचर रहेंगे तो मान लीजिए कि आपके पास एक बच्चा है अफजल जो हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, तथा एक अन्य छात्र है सुदीप जो केरल का मूल निवासी यानी केरल का रहने वाला है। तो आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी विभिन्नताएं देखते हैं, यानी कि आपको देखने में मिलता है कि जो बच्चा हिमाचल प्रदेश से अफजल और जो बच्चा केरल से है सुदीप, इन दोनों के जो रंग, रूप, स्वभाव, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है वातावरणीय प्रभाव, ऑप्शन सेकेंड है विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, ऑप्शन थर्ड है आपकी शिक्षण विधि, और ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, यानी शैक्षिक स्तर की बात अलग है, और मेन बात यह है कि आपकी जो शिक्षण विधि है, देखिए आप जिस टीचिंग मेथड से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो सभी बच्चों को इक्वली पढ़ा रहे हैं, एक ही क्लास में एक ही समय में पढ़ा रहे हैं। तो आपकी टीचिंग मेथड तो सबके लिए इक्वली हुआ। तो इसमें अगर बच्चे के हाव भाव, रंग, रूप आदि में डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं आपको, तो इसका आपके टीचिंग मेथड से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जब ये ऑप्शन नहीं हो सकता तो उपयुक्त सभी का ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। और विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर, देखिए शैक्षिक स्तर हर एक बच्चे की जो है वो अलग अलग होती है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है रंग, रूप और स्वभाव की। अगर आपके एजुकेशन से रिलेटेड बात चलती तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर रंग, रूप और स्वभाव की बात की जा रही है, इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब उस बच्चे के वातावरणीय प्रभाव के कारण उस बच्चे के रंग, रूप और स्वभाव में काफी विभिन्नताएं देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो साउथ साइड है वहाँ की जो अक्षांश रेखाएं हैं लगभग 8 या 9, 10 के आसपास होता है, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है। तो वहाँ के जो लोग होते हैं थोड़े से डार्क कलर के होते हैं, और जो ऊपर की ओर आते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर के आसपास, तो वहाँ की जो अक्षांश रेखाओं का मान है वो बहुत अधिक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी सर्दी का माहौल होता है। तो जाहिर सी बात है कि एक साउथ में रहता है और एक नॉर्थ में रहता है, तो इनके कलर में भी डिफरेंस होंगे, इनके रूप में भी डिफरेंस होंगे, और जब कोई अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके बिहेवियर में भी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब ये सीधी सीधी बात एनवायरनमेंट पर कर रहे हैं कि दोनों ही जगह के जो एनवायरनमेंट है वो चेंज है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा वातावरणीय प्रभाव, जिसकी वजह से उन दोनों बच्चों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफी विभिन्नताएं देखने को मिल रहे हैं। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15th क्वेश्चन आपके लिए क्या है। तो 15th क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है। बिल्कुल सही बात है, हर एक छात्र स्वयं में डिफरेंट होते हैं। इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, ये क्यों है, ऐसा प्रमुख कारण क्या है? तो उस बच्चे के ऑप्शन ए है भौतिक वातावरण, ऑप्शन बी है सामाजिक वातावरण, और ऑप्शन सी है वंशानुक्रम। क्या आप बताएंगे कि हर एक बच्चे में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलते हैं आपको, तो ये किस वजह से होते हैं? तो ये उसके भौतिक वातावरण की वजह से आपको व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलते हैं, ठीक है। हो सकता है कि उसके सामाजिक वातावरण भी अलग हो,
ठीक है, बच्चा ऐसे समाज में रहता है जहाँ पर वो ज़्यादातर लोगों के साथ मिलता जुलता है, और बच्चा ऐसे है जो शहर में रहता है वो अपने पड़ोसी के पास भी नहीं जाता, ये भी नहीं जानता कि उसके घर में कितने मेंबर्स हैं। तो ऐसे बच्चे जो गांव में और जो शहर में रहते हैं उनके सामाजिक वातावरण में चेंज होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट पड़ता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि वंशानुक्रम। देखिए वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी से रिलेटेड है, और हो सकता है कि वो मंदबुद्धि माता पिता के बालक हैं तो उसमें तो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसके हिसाब से होंगे, और जो तीव्र बुद्धि वाले माता पिता के बालक होते हैं उनमें जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो अलग अलग होंगे। तो कहीं ना कहीं भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण एवं जो वंशानुक्रम है, ये सब के सब बच्चों के अंदर विभिन्नताओं को, यानी कि उनके जो गुण है उसमें विभिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं। तो केवल ए ऑप्शन नहीं हो सकता, आप जानते हैं। ए और सी भी नहीं हो सकता, इसमें सामाजिक वातावरण भी इफेक्ट करते हैं। और ए एवं बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए और बी के अलावा वंशानुक्रम भी बच्चे के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को लाते हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन आपके बेस्ट हैं, और इन तीनों से बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। तो प्रत्येक छात्र अपने में स्वयं में विभिन्न होते हैं, तो इसके लिए तीनों ही पॉइंट जिम्मेदार हैं, उसका भौतिक वातावरण भी, उसका सामाजिक वातावरण भी, और उसका वंशानुक्रम भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16th क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। 16th क्वेश्चन में पूछा गया है कि आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, यानी कि बालकों पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, बाल अपराध की घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारणवश शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। यानी कि जब बाल अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसकी वजह से जो टीचिंग प्रोसेस है इसमें जो है बहुत ज़्यादा जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन फर्स्ट इन्होंने दिया दूषित वंशानुक्रम। देखिए वंशानुक्रम अगर दूषित होगा तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा, वो बच्चा जो है बाल अपराधी हो सकता है। दूषित सामाजिक वातावरण, यानी कि आज का जो नेचर है वो सामाजिक वातावरण को भी क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है, तो इसका भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। दूषित परिवेश, यानी कि उस बच्चे को जो माहौल मिला होगा वो दूषित मिला होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके ओसामा बिन लादेन हैं या फिर जो हाफिज सईद हैं, ये जो बड़े बड़े आतंकवादी होते हैं, इनके वंशानुक्रम सही नहीं होते हैं, क्योंकि जब पिता यानी लादेन का जो बच्चा होगा वो आपको पता है वो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह तो हो नहीं सकता, यानी कि उसकी हेरिडिटी बिल्कुल बकवास। ठीक, दूसरी बात दूषित सामाजिक वातावरण, यानी कि जो लादेन है उसने जो वातावरण दिया होगा अपने बच्चे को वो भी कैसा होगा, दूषित होगा बिल्कुल। और उस बच्चे का जो परिवेश होगा, यानी कि उसके घर परिवार का जो माहौल होगा वो भी दूषित होगा। तो डेफिनेटली बात है कि किसी आतंकवादी का लड़का कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर या बहुत बड़ा पर्सन तो नहीं बन सकता, वो भी एक बड़ा आतंकवादी ही बनेगा। तो इसीलिए जो आज की डेट में जो बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसके कारणवश शिक्षण प्रणाली की जटिलताएं आ रही हैं, यानी कि कारणवश शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? दूषित वंशानुक्रम भी है, दूषित वातावरण भी है, और दूषित परिवेश भी है, क्योंकि ये बच्चों के अंदर बाल अपराध की घटनाओं को बढ़ा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इन्होंने बोला केवल ए। मैंने अभी आपको बोला कि केवल शब्द बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक, केवल सी भी नहीं होंगे, केवल बी भी नहीं होंगे। आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, ये तीनों ही पॉइंट्स ए, बी और सी जो है ये बाल अपराध की घटना को बढ़ा रहे हैं, और बाल अपराध की घटना बढ़ने के कारण जो शिक्षण प्रणाली है उसमें जटिलताएं आ रही है। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो 17th क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं कि बच्चे की आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि बच्चे की आनुवांशिकता द्वारा निर्धारित, यानी कि मान लीजिए कि आपके पास जो बच्चा उसकी आनुवांशिकता के आधार पर आप एक निश्चित सीमा के दौरान उस बच्चे का अधिक से अधिक किस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। मतलब एज अ टीचर आपको जो बच्चा मिला है उसकी आनुवांशिकता तो जो आपको मिला है वही रहने वाला है, हेरिडिटी तो चेंज नहीं होंगे क्योंकि एक स्थिर प्रक्रिया है। बट आप उस बच्चे का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट एक निश्चित समय अवधि के दौरान किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आप किस प्रकार की प्लानिंग करते हैं या आपकी सोच क्या है, वो इस क्वेश्चन में आपसे पूछे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उसे बालक के परिवेश में सुधार करना होगा, यानी कि जो बालक है अगर आप उसका सर्वोत्तम विकास चाहते हैं तो उस बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। ऑप्शन सेकंड है उस बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। मतलब आप क्या ऐसे चाहते हैं कि अगर उस बच्चे को आप कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़े तो उस बच्चे का सबसे ज़्यादा विकास हो सकता है। या ऑप्शन थर्ड है उसे खेलकूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। या फिर आप ये कहेंगे कि इस बच्चे को सबसे ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स पर ध्यान देने चाहिए, खेलकूद पर ध्यान देने चाहिए, तभी उस बच्चे का अधिक डेवलपमेंट होगा। या उसे विकास के लिए प्रेरित करने चाहिए। देखिए चारों ही ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है, कंफ्यूज करने वाले हैं। अब आप बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर आपके पास हेरिडिटी से रिलेटेड बच्चा आ चुका है, हेरिडिटी तो
बच्चे की स्थिर होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक। तो इसके बाद अगर आप उस बच्चे का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए 4 ऑप्शनों में बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखिए, उस बालक को अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ने की सलाह देना चाहिए। तो अगर आप उस बच्चे को अधिक से, क्या आपको लगता है कि बच्चा जितना अधिक किताबें पढ़ेगा उसका डेवलपमेंट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो ये कभी भी सही नहीं है, क्योंकि बच्चे किताबें पढ़ने से कभी भी, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने से मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 24 के 24 घंटे किताबें पढ़ता है तो क्या उसका डेवलपमेंट हो पाएगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक। दूसरा, उसे खेलकूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए। मतलब अगर बच्चा खेलकूद में अधिक से अधिक भाग लेगा तो उसका मेंटल डेवलपमेंट तो स्कूल में होता है। इसका मतलब अगर बच्चा सिर्फ खेल कूद ही करता रहेगा, स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाएगा या पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करेगा, तो आपको पता है क्या उसका डेवलपमेंट हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, और ऑप्शन फोर्थ है उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर प्रेरित का मतलब होता है मोटिवेशन। मान लीजिए कि मैं आपको मोटिवेट कर देता हूं, या मान लीजिए आप कभी कभी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो आप किसी ऐसे मोटिवेशन वीडियोस को देखते हैं जिसको देखने के बाद आपके अंदर तुरंत एनर्जी आ जाती है, लेकिन वो जो एनर्जी है वो 2 से 3 दिन तक ही बरकरार रहती है, और उसके बाद फिर से अगर आप दोबारा मोटिवेटेड नहीं होते हैं, मोटिवेशन वाली वीडियो को रेगुलर नहीं देखते हैं, तो आप मोटिवेटेड नहीं होते हैं, या आप अपना टारगेट फिक्स नहीं करते हैं मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के बाद, तो भी आप जो है प्रॉपर उस वे में अपनी तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो मोटिवेशन की अगर मैं बात करूं, मैं अगर बच्चे को प्रेरित कर दूं, वो 2 से 3 दिन तक बच्चा बहुत तेजी से करेगा, लेकिन उसके बाद वो फिर से अपनी राह पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वर्ड भी, ये जो सेंटेंस है, वाक्य है ऑप्शन फोर्थ, ये भी कहीं ना कहीं संकुचित अर्थ रखते हैं, बहुत ज्यादा व्यापक अर्थ नहीं है बच्चे के विकास को लेकर। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट 17 है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है कि अगर आप उस बच्चे का सर्वोत्तम विकास चाहते हैं तो उस बच्चे के सबसे पहले परिवेश को सुधारना होगा। अगर उसे एनवायरनमेंट उसे अच्छा मिले, जहां पर सभी लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, पेरेंट्स सभी पढ़े लिखे हो, तो उस बच्चे का एनवायरनमेंट पढ़ा लिखा वातावरण मिलता है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं, उसके आईक्यू लेवल कम होने के बावजूद भी वो पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ों को देखता है, अपने आसपास सुनता है, तो उसके अंदर भी धीरे धीरे उसका एनवायरनमेंट चेंज होता है, और उसका जो ध्यान होता है वो कहीं ना कहीं किसकी तरफ पहुंचता है? एजुकेशन की तरफ या डेवलपमेंट की तरफ। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस बच्चे के परिवेश यानी कि उसके एनवायरनमेंट को चेंज करने का। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और जैसे कि आपको एक थॉट पता होगा कि सुनार का जो कचरा होता है वो भी बादाम से महंगा होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप सुनार की दुकान में कचरे को भी छांटते हैं तो वो आपके बादाम से भी महंगा है। इसका मतलब ये है कि उसका एनवायरनमेंट इतना स्पेसिफिक होगा कि उस बच्चे का डेवलपमेंट, चाहे वो आईक्यू लेवल में कम होने के बावजूद भी इस बच्चे का अधिक से अधिक डेवलपमेंट हो सकता है अगर उसका परिवेश अच्छा हो, यानी वातावरण अच्छा। और मैंने आपको बता रखा है कि आनुवांशिकता स्थिर होती है, वो कभी भी बदलते नहीं है, आप चाहकर भी नहीं बदल सकते। बट आप यदि किसी बच्चे का डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसके लिए उसका वातावरण आपको चेंज करना होगा। तो आप अगर चाहते हैं कि उस बच्चे का सर्वोत्तम विकास हो तो सबसे पहले उस बच्चे के परिवेश को सुधारना होगा, या उसे परिवेश को सुधारने की सलाह देनी पड़ेगी, या कोशिश करनी पड़ेगी कि आप उसके परिवेश को चेंज करें ताकि वो बच्चा अपने अच्छे वातावरण में अपना सर्वोत्तम विकास कर पाए। तो एज अ टीचर आपका ये रोल है। तो 17 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 8th क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट है इसमें किस प्रकार के डेवलपमेंट पर आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव होता है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक विकास पर, ऑप्शन बी है संवेगात्मक विकास पर, ऑप्शन सी है मानसिक विकास पर, और ऑप्शन डी है शारीरिक विकास पर। देखिए जितने भी विकास के क्षेत्र हैं आपको पता होगा विकास के 6 क्षेत्र मैंने आपको पढ़ाए हैं। अगर आपने मेरे लास्ट क्लासेस मतलब जो डेवलपमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर बहुत ही आसानी से आपके सारे वीडियोस वहां पर रखे हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए अगर आप किसी बच्चे के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें आनुवांशिक वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास। देखिए सामाजिक विकास वातावरण पर डिपेंड करता है, मानसिक विकास भी वातावरण पर डिपेंड करता है,
संवेगात्मक विकास भी उस बच्चे के वातावरण पर डिपेंड करता है और हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि वो बच्चा जो है थोड़ा खुश मिजाजी हो, तो वो हेरिडिटी है, हो सकता है उसके माता पिता खुश मिजाजी हो। और जो शारीरिक विकास होता है यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं हेरिडिटी से रिलेट करता है कि जैसे माता पिता के स्वस्थ होते हैं, लगभग उनके बच्चे के भी वही स्वस्थ होते हैं। अगर कोई माता पिता बीमार होते हैं या कमजोर होते हैं, तो उनके बच्चे भी डेफिनेटली कमजोर या बीमार ही पाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं शारीरिक विकास हेरिडिटी से रिलेट करते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस में आप उसके वातावरण को चेंज कर उसके खान पान यानी कि भोजन को चेंज करके आप उस बच्चे का शारीरिक विकास कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शारीरिक विकास दोनों से ही रिलेट करते हैं। संवेगात्मक विकास भी आपके वातावरण और आनुवंशिकता पर डिपेंड करते हैं, सामाजिक विकास वातावरण पर डिपेंड करते हैं, मानसिक विकास वातावरण पर डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए है सामाजिक विकास, ऑप्शन बी है संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी है मानसिक विकास और ऑप्शन डी है शारीरिक विकास। इसका मतलब इस क्वेश्चन में केवल डी नहीं हो सकता, ए बी एवं सी भी नहीं हो सकते, क्योंकि चारों और ये ऑप्शन सही है और ए और बी भी नहीं हो सकते। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये सभी। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आनुवंशिक एवं वातावरण का प्रभाव किस तरीके से डेवलपमेंट पर पड़ते हैं। तो ये चारों ही ऑप्शन जो है ए बी सी एंड डी, ये सारे के सारे आनुवंशिकता एवं वातावरण से जुड़े हुए हैं, इसीलिए राइट आंसर इसका ये सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19th क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। तो 19th क्वेश्चन में आपसे पूछे जा रहे हैं किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है, यानी कि जो बालक का जो फिजिकल लक्षण होते हैं यानी कि जो उसके फिजिकल बिहेवियर होते हैं उसमें प्रभावित क्या होता है, वो कैसे पता चलता है कि उसका जो शारीरिक लक्षण है वो केवल पिता के डीएनए से, केवल शब्द मैंने आपको पहले ही बता रखा है केवल शब्द आते ही नेगेटिव हो जाएगा, केवल माता के डीएनए से यानी कि केवल नहीं हो सकता, माता एवं पिता दोनों के डीएनए से और ना तो माता और ना ही पिता के डीएनए से। तो आप जानते हैं कि बच्चे की जो हेरिडिटी यानी कि जो शारीरिक लक्षण होता है वो हेरिडिटी से रिलेट करता है और जो शारीरिक लक्षण होते हैं वो माता एवं पिता दोनों के डीएनए पर डिपेंड करता है। आपको मैंने बता रखा है कि माता एवं पिता से प्राप्त जो गुण होते हैं वही बच्चे की आनुवंशिकता कहलाती है। तो इसका मतलब माता एवं पिता के डीएनए जो है उस बालक के शारीरिक लक्षण से प्रभावित होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और 20 क्वेश्चंस को देखते हैं आपके लिए क्या है। तो बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंत्य क्रिया द्वारा होती है। मतलब यहाँ पर आपके एक शब्द होंगे और इस पोजीशन पर एक शब्द होंगे और इन दोनों शब्दों से ये सेंटेंस बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन में छांटने हैं कि बालक के जो संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि है वो किस किस के अंत्य क्रिया द्वारा होती है। तो माता पिता के व्यवहार के द्वारा होती है, या उसके मित्रों एवं भाई बहनों के व्यवहार द्वारा होती है, या उसके शिक्षकों एवं अभिभावकों के व्यवहार। अगर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो व्यवहार शब्द होते हैं कहीं ना कहीं वातावरण से रिलेट करते हैं और यहाँ पर दो शब्द आने हैं। ठीक है, तो दोनों ही शब्द के लिए आप सिर्फ वातावरण से जो है उसके संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि नहीं कर सकते। उस बच्चे की आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों अच्छे होने चाहिए। जब बालक को सही आनुवंशिकता प्राप्त होगी, उसको सही वातावरण मिलेगा, तभी उस बच्चे के संपूर्ण व्यवहार में आपको स्पष्टता दिखाई देगी, उसका डेवलपमेंट दिखाई देगा। देखिए मानव का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप कैसे पता लगाते हैं कि इस व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा है, उसकी बातचीत से पता लगाते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी बुद्धि और जिनका IQ लेवल स्पष्ट मतलब बहुत अच्छा होता है, उनकी सोच बहुत अच्छी होती है, तो आप उनसे प्रभावित होते हैं। तो कहीं ना कहीं बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण की अंत्यक्रिया द्वारा होती है। आपको मैंने बता रखा है कि अगर आप किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट चाहते हैं इस दुनिया में तो उस बच्चे की आनुवंशिकता अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपने उस बच्चे को अच्छा वातावरण दे दिया तो उस बच्चे का डेवलपमेंट निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। बट मान लीजिए कि बच्चे को आनुवंशिकता तो बहुत अच्छी मिली है बट उसे वातावरण नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं वो उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो आनुवंशिकता अच्छी होने के बावजूद, वातावरण बेकार होने के बावजूद भी अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो तो मान लीजिए ब्रिलियंट होते हैं, ब्रिले होते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं APJ अब्दुल कलाम, वो एक ऐसे व्यक्ति थे, ट्रेन में अखबार बेचते थे और उन्होंने अपनी लाइफ को कहां से कहां तक लेकर गए। तो ऐसे आपको लाखों करोड़ों में बहुत कम ऐसे बच्चे मिलेंगे, तो वो 1% से भी कम होते हैं। ठीक, तो अगर आप हर एक बच्चे का डेवलपमेंट चाहते हैं, और जैसे कि आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है या जो केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था है
इनके अनुसार ये चाहते हैं कि 2030 तक भारत में जो साक्षरता दर है वो लगभग 100% हो जाए, यानी कि हर एक बच्चा पढ़ा लिखा हो, ऐसा इनकी सोच है। 2030 तक का इनका लक्ष्य है कि इंडिया में जो साक्षरता रेट है, एजुकेशन रेट है, वो 100% हो जाए। 100% का मतलब हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होना चाहिए, और जब हर एक व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं टीचर जो है वो अच्छे होने चाहिए, टीचर के व्यवहार अच्छे होने चाहिए, ताकि उस बच्चे को किसी भी माहौल से डेवलप कर सके। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिकता एवं वातावरण। अगर आनुवांशिकता बच्चे को अच्छी मिली है तो वातावरण आप उसको अच्छा देके उसे और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। और अगर किसी को आनुवांशिकता अच्छी ना भी मिली हो बट उसे आप अच्छा वातावरण देकर भी उसे डेवलप कर सकते हैं। और आपका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एज अ टीचर बच्चे के विकास पर होना चाहिए। आपके हित में कोई ऑप्शन हो तो वो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सिर्फ बच्चे के हित में होने चाहिए, और जो आज की एजुकेशन पॉलिसी है वो बाल केंद्रित है, मैं आपको बता दूं। तो इसीलिए आप किसी भी क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन देखते हैं उसमें ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जिस ऑप्शन से बच्चे का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है, वही ऑप्शन उस क्वेश्चन का राइट होगा। ठीक, तो आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं और 21 क्वेश्चंस को देखते हैं। 21 क्वेश्चन हमें आपसे पूछे गए हैं कि बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम डैश कहते हैं। देखिए परिवेश की बात की जा रही है, और परिवेश का मतलब आप जानते हैं कि उसके वातावरण। लेकिन यहाँ पर शब्द देखिए, ऑप्शन फर्स्ट है पालन पोषण, ऑप्शन सेकंड है सामाजिक विकास, ऑप्शन थर्ड है संवेगात्मक विकास, और ऑप्शन फोर्थ है परिवेश का लाभ। तो देखिए परिवेश का लाभ तो सही है कि बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम परिवेश का लाभ कहते हैं। ये नहीं कहते हम परिवेश का लाभ, ठीक है, ना ही हम संवेगात्मक विकास कहते हैं और ना ही हम सामाजिक विकास कहते हैं। उसके परिवेश का मतलब उसकी वातावरण, और वातावरण को हम पालन पोषण भी बोलते हैं, यानी नर्चर भी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो उसके वातावरण को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन को किस तरीके से शब्दों के साथ खेला है। जो आपके एग्जामिनर है, जो आयोग है, उसमें जो एक्सपर्ट बैठे होते हैं वो आपसे शब्दों के साथ खेलते हैं। आपको पता है कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिए वातावरण सबसे ज़्यादा जरूरी है और परिवेश वातावरण से रिलेट करता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सीधा सीधा वातावरण शब्द नहीं दिया, उन्होंने पालन पोषण शब्द का यूज़ किया। तो आपको सबसे पहले साइकोलॉजी में क्या करना होता है कि चारों ऑप्शन देखने होते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन सारे नेगेटिव नहीं है, सारे अपने आप में पॉजिटिव है, बट इसमें बेस्ट वो है ऐसा ऑप्शन जो सारी चीजों को कवर कर ले, यानी चारों ऑप्शनों को कवर कर ले। तो पालन पोषण जो इन्वायरमेंट ऐसा टॉपिक है, यानी कि जो इन्वायरमेंट होता है, जो वातावरण होता है, उसमें सामाजिक विकास भी होता है, वातावरण में संवेगात्मक विकास भी होता है, और वातावरण से आपके परिवेश को लाभ भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट में बाकी तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं इसके अंदर इंक्लूड हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 22 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं। तो 22 क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे कि बालक को जो मूल प्रवृत्तियां डैश से प्राप्त होती है उनका विकास डैश में होता है। यानी कि देखिए बालक को जो मूल प्रवृत्तियां, यानी कि मूल प्रवृत्तियां का मतलब होता है कि उसकी जो बेसिक जो प्रवृत्ति है, उसके अंदर की जो एबिलिटी है, जो उसकी मूल है, वास्तविक है, वो उसे कहाँ से मिलती है और उनका विकास में कैसे सहयोग होता है। तो ऑप्शन इन्होंने फर्स्ट में बोला वातावरण एवं वंशानुक्रम, ऑप्शन सेकंड में बोला वंशानुक्रम वातावरण, ऑप्शन थर्ड में मिला परिवार विद्यालय, और ऑप्शन फोर्थ में मिला समाज परिवार। देखिए समाज परिवार ये सिर्फ वातावरण को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, परिवार विद्यालय, परिवार और विद्यालय दोनों ही उसके वातावरण में इंक्लूड होते हैं, यानी कि सेकंड थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन तो आपके कट गए, लेकिन आप फर्स्ट और सेकंड में आपको डाउट हो सकता है। यहां पर दोनों ही ऑप्शन है बट इसके सीक्वेंस को चेंज कर दिया, तो आपको इन ऑप्शन में यह छांटना है कि पहले कौन से शब्द आने से ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। तो बालक को जो मूल प्रवृत्ति, यानी कि जो उसकी बेसिक, जो उसकी वास्तविक, जो उसके बिहेवियर हैं, वो उसे कहां से प्राप्त होती है। तो बालक, मैंने आपको बता रखा है कि बालक 1 से 5 वर्ष तक जब होता है तो उसकी जो तौर तरीके होते हैं, उसके जो हाव भाव होते हैं, उसकी वास्तविक होती है, ना तो वो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। तो कहीं ना कहीं जो मूल प्रवृत्ति है जो उसे मिलती है वो हमेशा उसके वंशानुक्रम से मिलती है। ठीक, तो बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम, यहां पर जब मैं वंशानुक्रम शब्द को रखूंगा तो बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती है उनका विकास
वातावरण में होता है। यानी कि जब उसकी मूल प्रवृत्तियां अच्छी होगी तो उनका डेवलपमेंट वातावरण से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ पर मूल प्रवृत्ति आपकी कभी भी वातावरण से नहीं होती है। मूल प्रवृत्ति उसकी हेरिडिटी से रिलेट करता है, यानी कि जो उस बच्चे को अपने माता पिता से जो उसकी सोच या उसके जो हाव भाव होते हैं, उसकी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो उसे अपने माता पिता से प्राप्त होती है और माता पिता से उसकी हेरिडिटी संबंध रखती है। तो मूल प्रवृत्तियां की वजह से यहाँ पर वंशानुक्रम शब्द आएगा, और जब यहाँ पर वंशानुक्रम आएगा तो इस पोजीशन पर आपके वातावरण आने चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई होप आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आपका इस प्रैक्टिस सेट 2 में है 23rd क्वेश्चन। बालक के सामयिक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य है। यानी बालक के सामयिक विकास, यानी कि सामयिक का मतलब होता है कि उसके सभी विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य, यानी कि किनका संयोग होना अनिवार्य है, जरूरी है। मतलब आपके ऐसे फैक्टर होने चाहिए जिससे बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या उसके विद्यालय एवं परिवार का होना अनिवार्य है, या उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का होना अनिवार्य है, या उसके परिवार एवं समाज का होना अनिवार्य है, या उसके समाज एवं राष्ट्र का होना अनिवार्य है। तो आपको इन चार ऑप्शनों में कोई ऐसा ऑप्शन ढूंढना होगा जिससे उस बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होना जरूरी है, और वो ऑप्शन अनिवार्य है, वो होना ही चाहिए, तभी उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं उसके विद्यालय एवं परिवार, अगर मैं बात करूं विद्यालय एवं परिवार तो दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के ही वर्ड हैं। थर्ड ऑप्शन है उसके परिवार एवं समाज, तो समाज और परिवार जब दोनों मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसका वातावरण ही होता है। और उसके समाज एवं राष्ट्र, मतलब उसकी जो सोसाइटी है और उसका जो देश है, राष्ट्र है, ये भी उसके वातावरण से इंक्लूड होते हैं। तो तीनों ही ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, और ऑप्शन आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण जो है उस बच्चे के लिए अनिवार्य है। जब उसे अच्छा वंशानुक्रम प्राप्त होगा और उसे वातावरण भी अच्छा मिल पाएगा तो उस बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप इन बातों को समझकर से फील करते हैं और आप एक बात ध्यान रखेंगे कि आपके हित में जो ऑप्शन होगा वो कभी भी सही नहीं हो सकता। ऑप्शन सिर्फ बालक के हित में होने चाहिए। जो ऑप्शन बालक का सबसे अधिक डेवलपमेंट करेगा वही ऑप्शन उस क्वेश्चन का राइट माना जाएगा। और आयोग भी आपसे यही चाहती है कि आपके व्यवहार में इतना परिवर्तन हो जाए कि आप उस बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर पाए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस उनको देखे होंगे, आपको रियलाइज हो गया होगा कि जो एनवायरनमेंट एंड जो हेरिडिटी है इसका जो इफेक्ट होता है, या जो ये टॉपिक हमें आयोग पढ़ने के लिए क्यों दे रही है, इसका क्या रीजन होता है और किस तरीके से प्रश्न बनते हैं इनसे रिलेटेड, उनको आज की क्लास में हमने डिस्कशंस किया है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी के इफेक्ट से रिलेटेड टॉपिक से। 1 से 2 प्रश्न आपके इस पेपर में पूछे जाएंगे, और हो सकता है कि इसी टाइप के, मतलब ये 100% श्योर है कि प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से वो इसी टाइप से पूछे जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। जो मैंने इन 23 क्वेश्चनों में प्रैक्टिस सेट 1 और 2 में आपसे डिस्कशंस किए हैं, इन क्वेश्चनों को यदि आप बहुत अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और अपने अंदर इस चीज को फील करते हैं तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो आप कभी गलत नहीं करेंगे। आई होप आपको ये मेरी बातें समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड जो यूपी टेट स्पेशल में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही कम प्रश्न पूछे गए हैं, 5 से 6 प्रश्न हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्लास का अधिक से अधिक लाभ ले सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट चैनल है। यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, और उसके बाद आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो बनाऊं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।